किसान भाइयों नमस्कार। कृषि दर्शन में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनू सेन। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे बागबानी खेती के बारे में और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रगतिशील किसान बालकृष्ण विश्वकर्मा जी। आप विदिशा ज़िले के पमरिया गांव से हैं। बालकृष्ण जी, बहुत स्वागत आपका। नमस्कार किसान भाइयों। बालकृष्ण जी, किसान भाई समझना चाहेंगे कि बागबानी खेती क्या है और आप कौन कौन सी किस्मों पर अभी फ़िलहाल काम कर रहे हैं। जी, मैंने वर्ष 2014-15 से अपने फार्म पर जी। अ, बागवानी फसलें लेना शुरू की है, हम्म। जिसमें फलदार कई प्रकार के पौधे लगाए हैं, जी। जिनमें मुख्य रूप से आम है। हम्म। तो आम में मेरे पास 30-32 वैरायटी इस समय मौजूद हैं। हम्म। और मैंने एक बार 2012 में पढ़ा था कि आम में अब ऐसी किस्में आने लगी हैं जो नियमित फलन वाली हैं और जी। काफ़ी अच्छा उत्पादन देती हैं। हम्म। तो मैंने अपने फार्म पे उसे सर्च करके कुछ पूसा संस्थान से किस्में लाया, कुछ हम्म। मलियाबाद हम्म। उत्तर प्रदेश से हम्म। कुछ वैरायटी लेके आया। जी। तो वो अपने फार्म पर लगाई हैं, हम्म। जिनमें मुख्य रूप से मल्लिका है, आम्रपाली है, हम्म। चौसा, लंगड़ा और कुछ पूसा संस्थान की वैरायटी जैसे हम्म। पूसा श्रेष्ठा, पूसा लालिमा, पूसा हम्म। अरुणिमा, ऐसी कई प्रकार की वैरायटी हैं। हम्म। और कुछ सदाबहार वैरायटी भी हैं, जिनमें जी। फल तो कम आते हैं लेकिन हम्म। नियमित रूप से फल लगते रहते बिल्कुल। हैं। इस प्रकार से ये आम की वैरायटी है। हम्म। इस समय बाज़ार में काफ़ी आमद देखी जा रही है आम की। तो कितना मुनाफा आप कमा पाते हैं आम की खेती में। आम की खेती में अभी तो मुझे मुख्य रूप से हम्म। क्या है, 3 या 4 वर्ष हुए हैं। हम्म। जो आमदनी होना चाहिए वो अभी नहीं हो पा रही है, जी। लेकिन काफ़ी अच्छे बाजार भाव मिलते हैं। हम्म। और फार्म से ही पूरी फसल बिक जाती है, हम्म। पूरे फल बिक जाते हैं। और उनके बीच बीच में हम्म। अ, हम सहफसली खेती अन्य जी। फसलें भी ले रहे हैं, तो हम्म। जिससे हमें फलों की भी आमदनी होती है। और अन्य जो हम्म। कंद वाली फसलें जैसे लेते हैं, हम्म। अरबी है, अदरक है, हम्म। लहसुन, प्याज, ये हम्म। फसलें एक्स्ट्रा मिल जाती हैं। हम्म। बिल्कुल। आप बाज़ार के माध्यम से आम को बेचते हैं या फिर मंडी जाने की कोशिश की आपने, क्योंकि मंडी में उचित भाव मिल पाता है। नहीं, अभी तक तो हम्म। फार्म से ही हम्म। पूरे फल या सब्जियां या उद्यान की जो फसलें हैं वो वहीं हम्म। से बिक जाती हैं। हम्म। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती हम्म। और काफ़ी अच्छे रेट में हम्म। बिकती हैं। हम्म। आम में एक समस्या देखी जाती है कीट और रोग की। तो कीट और रोग प्रबंधन के लिए आप क्या करते हैं। कीट और रोग प्रबंधन के लिए हमारा फार्म जो है पूर्णतः जैविक है। हम्म। उसमें हम एक तो कीट नियंत्रण के लिए पंचपत्ती काढ़ा उसका प्रयोग करते हैं। जी। और जहाँ खाद की ज़रूरत पड़ती है हम्म। तो हमारा वर्मी कंपोस्ट, गौ माता के गोबर से बना हुआ खाद, गौमूत्र का खाद, जी। इससे गौ कृपा अमृतम और हम्म। वर्मी कंपोस्ट का ये खाद है, सिर्फ उसी का उपयोग करते हैं। जी। तो कैसे तैयार करते हैं आप खाद को, किसान भाइयों को बताएं ताकि वो भी समझ पाएं और जैविक खाद बना पाएं। क्या है, जैविक खेती के लिए मुख्य रूप से गौ पालन हम्म। काफ़ी आवश्यक है। हम्म। तो हमें सबसे पहले तो गौ पालन करना, यदि जैविक खेती करना है तो गौ पालन करना है। जी। तो उससे गौ माता के गोबर से, गौमूत्र से और जो कचरा हमारे फार्म पर जैसे फसलों के अवशेष बचते हैं, हम्म। उसके माध्यम से हम वर्मी कंपोस्ट तैयार कर सकते हैं। हम्म। कंद फसलों पर भी आप काम करें, कौन कौन सी किस्में आप उगा रहे हैं इन फसलों में। कंद फसलों में जैसे सूरन है हम्म। और अरवी है, हम्म। अदरक है, हम्म। सफ़ेद मूसली, ये फसलें हम हम्म। बगीचे के बीच बीच में हम्म। लेते हैं। हम्म। तो कितना मुनाफा मुनाफा आप कमा पाते हैं कंद फसलों में। परंपरागत जो हमारी खेती थी, जैसे हम गेहूं, चना, सोयाबीन लेते थे, हम्म। उससे कई गुना ज़्यादा, हम्म। मतलब 2-2.5 गुना ज़्यादा हम्म। हमको इन फसलों से आमदनी हो रही है। बाज़ारों में कितना दाम आपको मिल पाता है इससे। बाज़ारों में काफ़ी अच्छा दाम मिलता है। हम्म। जहाँ पर रासायनिक फसलें जो कंद वाली भी हैं तो हम्म। बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं, हम्म। लेकिन हम जैविक तरीके से करते हैं तो काफ़ी लंबे समय तक हम्म। इनका स्टॉक हो जाता है। हम्म। और बाज़ार में उनकी क्वालिटी अच्छी रहती है, चमक अच्छी रहती है, तो बाज़ार में काफ़ी अच्छे दाम मिलते हैं। हम्म। तो अलग अलग किस्मों के हिसाब से दाम मिलते हैं या फिर। नहीं, ये हम्म। किस्मों से तो ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन हम्म। उसकी वैरायटी कैसी है, हम्म। साइज कैसा बना है, चमक जी। कैसी है उसमें, हम्म। और कंद स्वस्थ हैं तो काफ़ी अच्छे रेट मिलते हैं। सेब और केले की खेती भी आप कर रहे हैं, इससे कितना मुनाफा आप कमाते हैं।
और सेव फल की खेती के बारे में यदि मैं बताऊं तो मैंने 2011 में एक बार पढ़ा था। इंडो इजराइल जो कृषि के क्षेत्र में समझौता हुआ था, तो उसके बारे में मैंने पढ़ा। और इजराइल से जो हमारे वहाँ का जो वातावरण है वो हमारे भारत में राजस्थान से मिलता जुलता वातावरण है, और सभी प्रकार के फल और फसलें वहाँ पर पैदा होती हैं जी। तो उसमें मैंने पढ़ा था कि सेव फल की कुछ वैरायटी आई हैं गर्म क्षेत्रों के लिए। तो उस पर मैंने और ज़्यादा सर्च किया तो ऐसी जानकारी मिली, और उसका कुरुक्षेत्र में एक पौध तैयार करने का संस्थान है, तो वहाँ मैंने संपर्क किया तो उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ इसके पौधे उपलब्ध हो जाएंगे। अब उसके पहले फिर मैंने सोचा कि इसकी जो उनसे पूछा कि इसकी मध्य प्रदेश में कहीं पर पौधरोपण हुई है क्या, तो उन्होंने बताया कि रतलाम के पास में है, और राजस्थान में बताया था एक जगह। वहाँ दोनों जगह मैं गया और मैंने देखा तो उनमें काफ़ी स्वस्थ पौधे थे। फिर मैंने उनसे पूछा कि इसमें फूल कब आते हैं, तो उन्होंने बताया कि जनवरी फरवरी के महीने में इसमें फूल आएंगे। तो मैं एक बार फरवरी के महीने में वहाँ पे गया जी। और उसके बाद में फिर गर्मियों में अप्रैल मई में भी मैंने देखा तो काफ़ी अच्छे फूल थे और फल आ रहे थे जी। राजस्थान की गर्म जलवायु में। तो उनका ये मध्य प्रदेश में तो ज़रूर सक्सेस होगा। तो फिर मैंने वहाँ से कुछ पौधे मंगवाए जी। जैसे उसमें वैरायटी है अन्ना और गोल्डन डोर सेट जी। दो वैरायटी वो इजराइल की हैं। उसके बाद में हमारे यहाँ एक हिमाचल प्रदेश में पनियाला करके गांव है, वहाँ पे हरिमन शर्मा जी हैं, उनने एक किस्म विकसित की थी जी। हरिमन शर्मा के नाम से HRMN 99। तो वहाँ भी मैंने फ़ोन पे संपर्क किया, कोरियर के माध्यम से उन्होंने भी पौधे भिजवा दिए, और मैंने जनवरी 2020 में जी। वो पौधे अपने फार्म पर लगाए, और इस समय सभी में काफ़ी अच्छा फूल आया और फल आया, और स्वाद भी सेव फल का काफ़ी अच्छा था। और जो हिमाचल प्रदेश का सेव है उससे मिलता जुलता हमारी गर्म जलवायु में भी काफ़ी अच्छा उत्पादन हो रहा है। सिंचाई कब कब करते हैं आप? कितने सिंचाई पानी की आवश्यकता होती है? और सिंचाई की यदि बात करें तो सर्दियों का जैसे मौसम है तो इसमें 10 से 15 दिन में एक सिंचाई कर सकते हैं हम, और गर्मियों का यदि टाइम है, फूल की अवस्था है, फल की अवस्था है, तो उस टाइम 4 से 5 दिन में हमको नियमित सिंचाई करना पड़ेगी इसकी। बिल्कुल। क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए इस दौरान? और इसमें रोग किसी प्रकार के लगते नहीं हैं। बरसात में थोड़ी सी फंगस आने की समस्या रहती है, तो उस समय हम नीम ऑयल जैविक यदि कर रहे हैं या ट्राइकोडर्मा इनका उपयोग कर सकते हैं फंगस के लिए, गौमूत्र का उपयोग भी कर सकते हैं, हल्दी का कर सकते हैं। उसके बाद में इसे यदि हम खाद की बात करें तो खाद सिर्फ वर्मी कंपोस्ट के माध्यम से ही काफ़ी अच्छा उत्पादन इसमें आता है। सिर्फ जैविक खाद डालें और किसी अन्य रासायनिक खाद की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। बालकृष्ण जी, बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों को आपने बागवानी खेती के बारे में बताया और किस तरह से बागवानी खेती करना चाहिए, कौन कौन सी किस्में लगानी चाहिए, तमाम जानकारियाँ आपने किसानों को दी। बहुत धन्यवाद। तो किसान भाइयों, आपने जाना कि बागवानी खेती क्या है। फिलहाल हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद औषधि खेती के बारे में बात करेंगे। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। किसान भाइयों, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और अब हम बात करेंगे औषधि खेती के बारे में। हमारे साथ मौजूद हैं प्रगतिशील किसान लखनलाल पाठक जी, जो कि विदिशा ज़िले से हैं, पाली के रहने वाले हैं। लखनलाल जी, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। किसान भाइयों नमस्कार। मैं लखनलाल पाठक, ग्राम पाली, तहसील शमशाबाद, जिला विदिशा, मध्य प्रदेश से हूँ और BSc करने के बाद 1997 से लगातार खेती कर रहा हूँ और
खेती में कुछ अच्छा करने की, कुछ नवाचार करने की शुरू से ही मेरी इच्छा थी, इसलिए मैंने कभी भी अपनी जॉब के लिए या किसी और बिजनेस के लिए मैंने कभी ट्राई नहीं किया। निरंतर खेती कर रहा हूँ और नए नए प्रयोग इसमें शामिल हैं, मैं करता रहा हूँ। हालांकि मैं कई बार असफल हुआ हूँ और बल्कि अधिकतर बार मैं असफल हुआ हूँ, लेकिन जब ईश्वर की कृपा कहिए या जब समय अच्छा बनता है तो सब कुछ ठीक भी होने लगता है। 2014 की बात है, उस टाइम पे एक नीमच के किसान मिले थे हमें जी जिन्होंने जड़ी बूटियों की खेती के विषय में, खासतौर से अश्वगंधा की खेती के विषय में हमें बताया। जी तो कुछ लगा कि हमारे लिए कुछ ये ऑप्शन हो सकता है अच्छा, जो अपन कुछ कर सकें। तो उस समय फिर हमने अश्वगंधा के विषय में उनसे कुछ बीज वगैरह लिए, थोड़ी सी जानकारी ली और अश्वगंधा की हमने खेती चालू की। तो पहली साल तो हमारे लिए थोड़ा सा नुकसान हुआ था, ये मान लिया लागत बराबर हो पाई थी, लेकिन समझ में आ गई थी कि कुछ गलतियां हमसे हुई हैं, इनमें अगर सुधार किया जाए, अपने व्यवस्थाओं को ठीक किया जाए, अच्छे से और मेहनत की जाए तो ये सफल होगी। और अगले साल हमने खेती का रकबा भी बढ़ाया और अच्छे से उसमें मेहनत की और हमें सफलता मिली। और वो सफलता इतनी मिली कि हमारे साथ किसान भी जुड़ते चले गए और हम भी लाभान्वित होते चले गए। अश्वगंधा की सफलता को देखते हुए हमने और जड़ी बूटियों की खेती भी उसमें शामिल की और बीज लेके आए, पौधे लेके आए, जिसमें कलौंजी, अकरकरा, सर्पगंधा, सफेद मूसली इत्यादि शामिल हैं। आज मेरे पास लगभग 100 से अधिक वैरायटी की औषधियाँ अपने फार्म पर मौजूद हैं, जिनकी हम खेती कर रहे हैं। बड़े पैमाने पर तो इस वर्ष हमने अश्वगंधा और अकरकरा की खेती की है और बाकी और अन्य औषधियाँ जो विराजमान हैं वो कम मात्रा में हैं, लेकिन उनकी भी हम सीखने समझने के लिए कहिए या फिर एक हम छोटी सी शॉप भी चलाते हैं, दुकान चलाते हैं, जो आसपास के लोगों को जो ताज़ी हर्ब्स की आवश्यकता होती है, जड़ी बूटियों की आवश्यकता होती है, वो हम उनको उपलब्ध कराते हैं उन्हीं पौधों से लेकर। तो जब हमने ये सीखा, देखा कि भाई जड़ी बूटियों से क्या क्या लाभ हैं, कितने लाभ हैं, और मंडी में बेचने, नीमच मंडी जाते हैं हम लोग इनको बेचने के लिए जी तो मंडी के अलावा यदि रिटेल में बिक्री की जाए, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो हम एक छोटी सी दुकान भी चलाते हैं जी तो उस दुकान पे जो हम अपने उगाई हुई जो ऑर्गेनिक तरीके से जो हर्ब्स हैं वो हम बेचते हैं, तो उनसे जो लाभ मिलता है ना, वो लाभ एक तरफ होता है और मंडी में बेचने वाला लाभ दूसरी तरफ होता है। जबकि क्वांटिटी की अगर बात करें तो जैसे 10 कुंटल हमारे पास कोई औषधियाँ प्राप्त हुई साल भर में, तो उसमें से 8 कुंटल हम मंडी बेचते हैं और रिटेल में जो बेचते हैं वो 2 कुंटल होती हैं। जी तो जो 2 कुंटल की जो आमदनी हमको मिलती है ना, वो 8 कुंटल के बराबर पहुंच जाती है। आपने पारंपरिक खेती को छोड़कर औषधि खेती को चुना, इससे पहले आपको काफ़ी नुकसान भी हुआ पारंपरिक खेती में, और कितनी ज़मीन में आप अभी औषधि खेती कर रहे हैं? जी मेरे पास सर कुल जो पैतृक जमीन है वो 15 बीघा यानी 3 हेक्टेयर है। उसमें सारी जमीन में हम औषधि खेती करते हैं और सारी की सारी ऑर्गेनिक है, तो उसमें हम खेती कर रहे हैं। अगर हमारे किसान भाई भी औषधि खेती करना चाहें तो उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे, और बीज कैसे आप तैयार करते हैं, रोपण कैसे करते हैं आप? जी देखिए, औषधि खेती करना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, अलग से कोई काम नहीं है। मतलब जमीन पर जो भी चीज उगती है, जो भी पौधे होते हैं, वो सब हर्ब्स होते हैं, सब जड़ी बूटियां होते हैं। बात पहचानने की है किसकी कितनी आवश्यकता है और किसको हम आसानी से कर सकते हैं, किसका अच्छे से मार्केट मिल सकता है। उन चीजों का चयन करें और 2 या 4 चीजें किसान उसमें से शामिल करें और शुरुआत करें। हर चीज की कई चीजें बीज से लगाई जाती हैं, कई चीजें कलम से या पौधरोपण से लगाई जाती है, तो उनमें अलग अलग प्रकार की हैं। जैसे हमने अश्वगंधा की खेती चालू की थी, अश्वगंधा के विषय में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ, क्योंकि अश्वगंधा इस समय औषधियों की लिस्ट में सबसे टॉप पर आता है। अभी अपना लास्ट ईयर तक जो कोविड काल था उसमें भी इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड रही है, रेट भी अच्छे हैं और बहुत ज़्यादा किसान इसको कर भी रहे हैं। तो अश्वगंधा में बीज से खेती की जाती है जी। इसका 1 बीघा में लगभग 5 से 6 किलो बीज लगता है, 1 एकड़ में लगभग 10 से 12 किलो बीज लगता है जी। बीज को ब्रॉडकास्ट करते हैं, यानी छिड़कवा विधि से खेत में डालकर और फिर इसको तैयार किया जाता है। इसके लिए इसके पहले खेत को तैयार करें, गहरी जुताई करें और खेत को बुरबुरा बनाएं, गहरी मिट्टी उसमें हो। तो सितंबर के महीने में इसकी खेती की जाती है, शुरुआत की जाती है, सबसे बेहतर है, बाकी आगे पीछे भी कर सकते हैं, सितंबर सबसे बेस्ट है। तो लगभग 10-12 किलो बीज डाल के खेत में और पाटा चला के ऊपर की लगभग 1-2 इंच मिट्टी में इसको मिक्स कर दें। तो मिक्स करने के बाद में
और फिर उस पर पानी चला दें। यदि बारिश का मौसम है, पानी आने वाला है तो ठीक है, नहीं तो फिर अपने हिसाब से उसमें पानी दें। और फिर कब जी इसमें रिपीट पानी की जरूर आवश्यकता होती है। जैसे आपने आज 1 तारीख है, आज तो आपने पहला पानी दिया, तो अगली लगभग 7-8 दिन में यानी 7 तारीख को आप फिर अगला पानी दें, और फिर लगभग 15-16 तारीख में फिर तीसरा पानी दें, ताकि वो पौधा अच्छे से जम जाए। और फिर ज़्यादा पानी की इसमें आवश्यकता नहीं होती। फिर निंदाई गुड़ाई और अपने जो भी पानी की क्रियाएं हैं उनको आराम से आप करते रहिए। कीट व्याधि ज़्यादा कुछ होती नहीं है अश्वगंधा में। जी। और इसके जो रोग होते हैं, कीट होती है, उसके लिए आप क्या रासायनिक छिड़काव करते हैं? जैविक खेती का आपने बताया कि जैविक खाद का आप उपयोग करते हैं। हाँ, एक्चुअली जो हम जड़ी बूटियों की खेती करते हैं तो इनमें खास तौर से तो कीट व्याधि लगती नहीं है जहाँ तक है, और बाकी लगती अगर है तो हम ऑर्गेनिक कर रहे हैं, इसलिए केमिकल उपयोग करते नहीं हैं। तो अपने घर में ही जो उपयोग जो हर हमारे खेत में उपलब्ध होती हैं, उनमें से पंचपत्री काढ़ा है, उनको उबाल के काढ़ा बना के उसका स्प्रे हम कर देते हैं। गौमूत्र का स्प्रे कर देते हैं। नीम तेल का प्रयोग कर देते हैं, तो वो जो भी कीट व्याधि हैं वो हट जाती हैं और पौधे स्वस्थ हो जाते हैं। बिल्कुल। कटाई भंडारण के लिए आप क्या सावधानियां रखते हैं और किन उपकरणों का आप उपयोग करते हैं कटाई के दौरान? कटाई के लिए हमारे यहाँ तो लेबर का प्रयोग होता है। सबसे खास बात, लेबर ही अपने हाथ से सारे काम करती है, और छोटे छोटे जो यंत्र होते हैं निंदाई गुड़ाई वाले, उन यंत्रों का उपयोग करके मजदूर उस पे उखाड़ते हैं, औषधियों को कटिंग करते हैं, सुखाते हैं छायादार जगह में, और अच्छे से उनका भंडारण करते हैं। तो आपके गांव में आप ही औषधि खेती करते हैं या फिर अन्य किसान भी इसकी ओर अग्रसर हैं? ये आपने बढ़िया प्रश्न पूछा है, और मुझे खुशी है, मुझे गर्व महसूस करता हूँ कि मैं जिस गांव से मैंने जन्म लिया है, उस गांव को हमारे क्षेत्र के लोग औषधि ग्राम कहने लगे हैं जी। और अब मेरे गांव का एक भी किसान जो नहीं है जो अछूता हो औषधियों की खेती से। हर किसान चाहे कम या ज्यादा जगह में किसी ना किसी प्रकार की औषधि की खेती कर रहा है। ये चमत्कार कहिए इस औषधियों का, या प्रभाव कहिए, या फिर इनका जो लाभ मिल रहे हैं उसका कारण मानिए, लेकिन सारा गांव इस समय हमारा औषधि कर रहा है। तो कितने किसान ऐसे हैं गांव में जो औषधि खेती कर रहे हैं? कितना लाभ वो कमा पाते हैं? पहले जो पारंपरिक तरीके से खेती करते थे उससे ज़्यादा लाभ कमा रहे हैं या फिर अभी औषधि खेती? स्वाभाविक बात है, ज़्यादा लाभ कमा रहे हैं तभी तो किसान बढ़ रहे हैं, किसानों की संख्या बढ़ रही है, और लगभग 2 गुनी या 1.5 गुनी आमदनी पर किसान पहुंच गया है और लगातार खेती कर रहा है। और केवल गांव ही नहीं, हमारा पूरा क्षेत्र या कहिए पूरा जिला, विदिशा जिले में भी जड़ी बूटियों की खेती का बहुत प्रचार प्रसार हुआ है, और काफ़ी लोग अच्छी औषधियों की खेती कर रहे हैं और लाभ कमा रहे हैं। बिल्कुल। आप काफ़ी लंबे समय से औषधि खेती कर रहे हैं, काफ़ी अनुभव आपको हो चुका है, कई अवार्ड भी आपने प्राप्त किए हैं। कौन कौन से अवार्ड आपने प्राप्त किए, बताएं हमारे किसान भाइयों को। स्वाभाविक बात है, कुछ नवाचार करते हैं, कुछ हटके चलते हैं, तो गवर्नमेंट की भी, कई संस्थाओं की, कई कंपनियों की नज़र हम पे पड़ती है। और हमारा क्षेत्र ऐसा है, जड़ी बूटियां का वो नाम से ही आदमी आकर्षित होता है, तो कई कंपनियों की भी हम पे दृष्टि पड़ी। उन्होंने कई पुरस्कार दिए हैं कई कंपनियों की तरफ से, जैसे ITC की तरफ से मिला। कल की ही बात है, हरिभूमि और INH प्राइवेट चैनल है, उनकी तरफ से कार्यक्रम था, उसमें हमें नाम मिला है सेवा सम्मान के रूप में। और गवर्नमेंट की तरफ से जिला स्तरीय सर्वोत्तम कृषक का पुरस्कार पिछले वर्ष हमें प्राप्त हुआ है। इस तरह कई अवार्ड मिले हैं, और अवार्ड एक किसान के लिए या किसी भी व्यक्ति के लिए ऊर्जा का काम करता है, तो हम गौरवान्वित महसूस करते हैं, ऊर्जावान महसूस करते हैं, और फिर से जाके खेती में डबल ऊर्जा के साथ काम करते हैं। जी लखन जी, बहुत धन्यवाद, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमारे किसान भाइयों को दी। तो किसान भाइयों, आपने जाना कि औषधि खेती क्या है और इससे किस तरह से आप लाभ कमा सकते हैं, आय बढ़ा सकते हैं। तो किसान भाइयों, आज के हमारे इस अंक में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती में आप सभी का स्वागत है। आइए पहले नजर डालते हैं मुख्य समाचारों पर। खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित। देश में 103% बारिश के अनुमान से किसान खुश। खरीफ के लिए खाद बीज की पर्याप्त व्यवस्था। सदाबहार फसल तिल और बीज परीक्षण के तरीके। और अब खबरें विस्तार से। केंद्र सरकार ने खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 के लिए फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित कर दिया है। इस वर्ष MSP में 92 से 523
रुपए प्रति क्विंटल तक की वृद्धि की गई है। धान के समर्थन मूल्य में पिछले साल के रुपए 1940 प्रति क्विंटल में 100 रुपए बढ़ाकर वर्ष 2022-23 के लिए रुपए 2040 एवं सोयाबीन के गत वर्ष के मूल्य 3,950 में 350 रुपए की वृद्धि कर इस वर्ष के लिए 4,300 रुपए प्रति क्विंटल एमएसपी किया गया है। एमएसपी में वृद्धि को स्वीकृत किया जाना किसानों के हित में उठाया गया महत्वपूर्ण कदम है। इससे न सिर्फ उनकी आय में बल्कि जीवन स्तर में भी सुधार होगा। तिल के भाव में सबसे अधिक 523 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है, जबकि तुअर में और उड़द के भाव में रुपए 300 प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। वहीं मूंग में 480 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। किसानों के लिए खुशखबरी है। देश में मानसून के इस सीजन में पहले लगाए अनुमान से अधिक बारिश होने की उम्मीद है। मौसम विभाग के महानिदेशक श्री मृत्युंजय महापात्र के अनुसार इस मानसून में औसत की 103% बारिश हो सकती है, यानी देश के अधिकांश हिस्सों में अच्छी बारिश होगी। विभाग का पहले अप्रैल में अनुमान था कि देश में सामान्य बारिश होगी, जो औसत का 99% रहेगी। नए अनुमानों से देश में भरपूर कृषि पैदावार और मुद्रास्फीति पर अंकुश लगने की उम्मीद है। विभाग का आकलन है कि खेती को लेकर मानसून पर निर्भर रहने वाले उड़ीसा से लेकर गुजरात जैसे राज्यों में औसत की 106% बारिश हो सकती है। मध्य भारत और दक्षिण प्रायद्वीप में सामान्य से अधिक बारिश होने के आसार है। पूर्वोत्तर और पश्चिमोत्तर क्षेत्रों में सामान्य बारिश होने की संभावना है। अगस्त तक ला लीना का असर रहने की उम्मीद है। मौसम विभाग का कहना है कि स्थिति देश में मानसून की बारिश के लिए शुभ संकेत है। ला लीना स्थितियां भूमध्य रेखीय प्रशांत क्षेत्र के ठंडा होने का उल्लेख करती है। हालांकि ये नकारात्मक हिंद महासागर द्विध्रुवी के विकास की संभावना है। इससे केरल सहित सुदूर दक्षिण पश्चिमी प्रायद्वीप में सामान्य से अधिक वर्षा हो सकती है। मध्य प्रदेश कृषि उत्पादन आयुक्त श्री शैलेंद्र सिंह ने कहा कि बीज, खाद एवं उर्वरक की पर्याप्त उपलब्धता है। संबंधित विभाग इसका सही रूप से वितरण कराए। उन्होंने कलेक्टर्स को निर्देश दिए कि उत्पादक गतिविधियों में नेतृत्व करे। उन्होंने पेस्टिसाइड्स के उपयोग पर रोक लगाने और अमानक खाद बीज का विक्रय रोकने के लिए भी सख्त निर्देश दिए हैं। नरवाई जलाने की बढ़ती घटनाओं को भी कृषि उत्पादन आयुक्त ने गंभीरता से लिया और कलेक्टर्स को निर्देश दिए कि एफआईआर दर्ज कराए तथा जुर्माना भी वसूले। श्री सिंह ने प्राकृतिक खेती का रकबा वास्तविक रूप से बढ़ाने के लिए भी कहा है। भोपाल और नर्मदापुरम संभाग की रबी 2021-22 की समीक्षा और खरीफ 2022 की तैयारी की गत दिनों वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा की गई। बैठक में भोपाल संभाग के 5 जिलों में खरीफ में 18,87,000 हेक्टेयर क्षेत्र में फसलें ली जाएगी। ये जानकारी भोपाल कमिश्नर श्री गुलशन बावरा ने कृषि उत्पादन आयुक्त को दी है। बैठक में बताया गया कि प्रस्तावित खरीफ 2022 के रकबे में क्रमशः सोयाबीन 56%, धान 21%, उड़द 12% और शेष फसल मूंगफली, तिल, अरहर, मूंग और ज्वार और अन्य का 11% शामिल है। तिल सदाबहार फसल है। तिल सामान्य रूप से खरीफ, रबी और जायद में भी लगाई जा सकती है। खरीफ की तिल जुलाई में, रबी की अगस्त सितंबर में और जायद की फरवरी में लगाई जा सकती है। तिल लगाने के लिए खेत की तैयारी अच्छी तरह से करें। उबड़ खाबड़ खेत में बोनी नहीं करें। इसके उन्नत बीज में कंचन नंबर 32 और JT 21 प्रमुख है। तिल के बीज का उपचार 2 ग्राम थाइरम प्रति किलो बीज से करें। 1 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए 5 किलो बीज पर्याप्त होता है। तिल के साथ अंतर्वर्ती फसल के रूप में 1 कता सोयाबीन या मूंग लगाने से अधिक आय हो सकती है। इसका ध्यान भी रखना चाहिए। इसमें नत्रजन 30 और स्फूर 30 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से डालें। बाद में 10 किलो नत्रजन बोनी के 30 दिन और नत्रजन फूल अवस्था पर डालना चाहिए। साथ ही निदाई गुड़ाई जरूरी कार्य समझकर कर लेना चाहिए। किसान भाइयों, बेहतर फसल उत्पादन की बुनियाद बीज है। इसकी शुद्धता ही इसका ज्यादा उत्पादन दे सकती है। सबसे पहले ऐसा बीज चुनें जिसकी आकृति, रंग, रूप एक जैसा हो।
इसके बाद बीज की अंकुरण क्षमता का परीक्षण किया जाना चाहिए। यदि किसान भाई फिल्टर पेपर से अंकुरण क्षमता परखना चाहते हैं तो इसके लिए 3 से 4 फिल्टर पेपर को एक के ऊपर एक रखकर सतह बनाएं और प्रत्येक सतह पर गिने हुए बीजों को रखकर पेपर को मोड़ दे। फिर समय समय पर पानी छिड़कते रहे ताकि नमी बने रहे। इसके 3 से 4 दिन बाद अंकुरण होने पर बीजों को गिने। यदि फिल्टर पेपर नहीं है तो मिट्टी बिछाकर अंकुरण प्रतिशत ज्ञात किया जा सकता है। इसके लिए लकड़ी के खोखे में रेत बिछाकर गिने हुए दानों को लाइन में बिछा दे। इसके ऊपर 1.5-2 सेंटीमीटर भुरभुरी मिट्टी बिछा दे। समय समय पर पानी डाले। 4 से 5 दिनों बाद बीज अंकुरित हो जाते हैं। वैज्ञानिक बीज की न्यूनतम अंकुरण क्षमता 70% होने की सिफारिश करते हैं। किसान भाई ध्यान रखें कि बोने के लिए बीजोपचार जरूर करें। तो किसान भाइयों, आज के खबरें खेती में इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार।